हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। उस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं अपने यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अभी हमने यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें आपके पास यहाँ पे 5 टॉपिक है, जिसमें से हमने 3 टॉपिक अपने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। उससे पहले हम अपने यहाँ पे 2 चैप्टर अपने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं और आपको मैंने बार-बार यहाँ पे यही बताया कि हम सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास मैं एक और एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पे वीडियो लेके आ रहा हूँ उस चैप्टर से रिलेटेड, जहाँ पे हम एनसीईआरटी में जो भी आपको उस चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो उससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यूज पूछे गए हैं यहाँ पे एग्जामिनेशंस में, वो भी हम यहाँ पे उसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर 3 की सेकंड आपका यहाँ पे वीडियो है और लेक्चर नंबर ये आपका है 8। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी साइंस सीरीज का। तो यहाँ पे आपको जो बचे हुए 2 आपके पास यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है? तो हमने पिछले वीडियो में सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लॉज़ वगैरह हमने देख लिए थे, जो दोनों लॉ थे, लॉज़ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और हमारा यहाँ पे ये दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमने ये पिछले वीडियो में देखा था, ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक। फिर सेकंड टॉपिक हमने देखा था कि व्हाट इज एन एटम, और उसके बाद इसके यहाँ पे थोड़े बहुत आपके यहाँ पे सब टॉपिक्स थे कि कैसे हमने यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स वगैरह यहाँ पे रखे थे, और आपके यहाँ पे कैसे आप सिंबल रखते हो प्रेजेंट टाइम में। पहले यहाँ पे किसने सिंबल दिया था, डेल्टन ने दिया था, अभी यहाँ पे किसने दिया है, ठीक है, बर्जीलियस ने दिया है। तो ये सब हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया था। C12 को हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड माना है अपने यहाँ पे एटॉमिक मास निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पे एटॉमिक मास से रिलेटेड भी चीजें देखी थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल लो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होता है। तो हमने यहाँ पे अच्छे से सब चीज़ें यहाँ पे ये डिस्कस किए अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है यहाँ पे कोई भी, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू से देखना शुरू करना, क्योंकि आपके यहाँ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चैप्टर आपके इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आप एक चैप्टर देखोगे पिछला नहीं देखोगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे दिक्कत हो समझने में भी, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। ठीक, तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अपने फोर्थ टॉपिक से, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक से हम बेसिकली अपना यहाँ पे ये वीडियो शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक ये पहुंच पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब तभी इसकी रीच यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई भी दे दूंगा। और आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट होता है आपको तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो डाउट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना शुरू कर लेते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे टॉपिक में क्या है कि कैसे आप यहाँ पे केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखते हो आपको यहाँ पे ये जानना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पे इसका बेसिक मतलब क्या है, जैसे हमने अभी बात की थी कि अब जब भी हम वाटर लिखते हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री हम यहाँ पे H2O लिखते हैं। ठीक है, कभी भी हम इंग्लिश में वाटर नहीं लिखते केमिस्ट्री में, हम क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे। अब जो ये H2O है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये एक हमारा कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, एक आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, एक क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, और फिर दूसरा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से मिलके आपका यहाँ पे ये वाटर बना है। ठीक है, तो इन्हीं को ही इस पर्टिकुलर फॉर्मूला ये आपका ये क्या आपका एक तरीके से केमिकल फॉर्मूला है आपका वाटर का। तो यही आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट्स देख पा रहे हो उनका। ठीक है, जिससे आपका वो पर्टिकुलर एक कंपाउंड बन रहा है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप यहाँ पे यूज करो उस कंपाउंड को बनाने के लिए, तो उनको आप आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, ताकि आप यहाँ पे वो चीज़ आप इजीली यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली यहाँ पे समझा पाओ। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब उसके बाद देखो, आपके पास यहाँ पे ऊपर समझने में ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे होने वाला है पहला, कि जब भी हम यहाँ पे कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंबल्स पता होना चाहिए, जो भी आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे अभी हमने वाटर बोला, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस पहले तो किस किस चीज़ों से बना होता है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। तो सोडियम क्लोराइड का अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखोगे आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो देखो, सोडियम क्लोराइड को आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये आपका एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। और आप ये कब लिख पाए, जब आपको यहाँ पे सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल होता है, क्लोराइड का क्या सिंबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो सिंबल पता होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज की कंबाइनिंग कैपेसिटी पता होना चाहिए। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी आप कैसे निकालोगे? वैलेंसी की हेल्प से। अब वैलेंसी क्या होती है बेसिकली आपकी? देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या याद रखना है यहाँ पे, कि आपको ना जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब के आपको ना एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है यहाँ पे? वो होता है 17। जब आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो पीरियोडिक टेबल में जैसे यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो ये सब ऐसे आपको एक एक करके आपके पास आ रहे हैं ना, तो यही आपके पास क्या, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ऐसे करके यहाँ पे सब आपके पास एटॉमिक नंबर के थ्रू, क्योंकि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है अभी हम प्रेजेंट डे की, वो हम एटॉमिक नंबर के थ्रू आपकी यहाँ पे अरेंज है, ठीक है। पहले के टाइम पे आपकी एटॉमिक मास के ऊपर एटॉमिक वेट के ऊपर होती थी, ठीक है। पर अभी के टाइम में क्या, एटॉमिक नंबर के ऊपर आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज होते हुए दिखते हैं। तो यही आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो उसी में 17th नंबर पे आपको क्लोरीन दिखता है, इसलिए आपका यहाँ पे क्लोरीन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पे 17 है। और इसी की वजह से वो 17 नंबर पे बेसिकली दिखता है एटॉमिक आपके यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में। अब देखो यहाँ पे आपको वैलेंसी कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ पे आगे जाके एक पता चलेगा बोर्स का पोस्टुलेट्स वगैरह, ठीक है। बोर्स का आपका बेसिकली यहाँ पे जो थ्योरी थी, उसमें यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि जैसे आपको यहाँ पे KLMN, ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। तो हर शेल में ना आपके पास एलिमेंट्स, बेसिकली आप एटम्स को आप बोलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे डालते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को डाल के आप यहाँ पे हर एक आपके यहाँ पे शेल का एक मैक्सिमम नंबर ऑफ आप इसमें यहाँ पे एटम्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे सबसे पहले में आप सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हो, उसके बाद 8 को डाल सकते हो, फिर 8 सब में आप डाल सकते हो, ठीक है, वैलेंसी निकालने के लिए। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 17 के लिए अगर हम ध्यान से देखें, तो पहले में हमारे पास 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गया, तो यहीं पे हमारे पास 10 बन गया। अब हम इसमें मैक्सिमम 8 डाल सकते हैं, पर हमारे पास बचा कितना है, 7 ही बचा है, क्योंकि 10 यहाँ पे आ गया, 17 में से 10 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, और 7 आपका यहाँ पे इस वाले में आ जाएगा, इस शेल में। ठीक, अब हम डाल सकते थे इसमें 8, पर 8 की जगह हमारे पास क्योंकि 7 ही बचे थे, तो हमने यहाँ पे 7 ही डाला। अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, 8 आप यहाँ पे मैक्सिमम डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे कि अगर आपके पास 4 आता है, ठीक है, 0 से लेके आपके पास अगर 4 आती है वैलेंसीज तक, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अच्छे से समझाने के लिए एक बार वापस से मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जैसे मान लो आपके पास लास्ट जो शेल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लास्ट शेल है, ठीक है, भले यहाँ पे n है, पर n में कोई भी इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा है, तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो लास्ट शेल हुआ वो आपका m हुआ, ठीक है। ये चीज याद रखना कि जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट में जा रहा है वही आपका लास्ट सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर लास्ट वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक गया, तो एक ही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। दो गया तो दो वैलेंसी हो जाएगी। तीन गए तो तीन वैलेंसी हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे जब चार गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे चार, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे ही ये पांच जाएगा, तो अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी पांच नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 8 - 5 हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे 3। ठीक, अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 6 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 8 मैक्सिमम भर सकते हो, उसमें से 6 माइनस कर दो तो दो वैलेंसी हो जाएगी। फिर अगर इसमें आप 7 डाल रहे हो, जो कि इस केस में हो रहा है अभी यहाँ पे क्लोरीन में, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 - 7 होगा, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है। और अगर आप इसमें 8 डाल दोगे तो 8 - 8 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे क्योंकि 7 आप डाल रहे हो और 8 मैक्सिमम है, तो 8 में से 7 माइनस करोगे तो एक आपकी यहाँ पे वैलेंसी बची, ठीक है। तो एक आपकी यहाँ पे क्या होगी, वैलेंसी होगी क्लोरीन की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्लोरीन की क्या वैलेंसी होगी, यहाँ पे एक वैलेंसी होगी। और अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल आएगा, ठीक है, कैटायन और एनायन का। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि 4 के बाद जो आपके पास नंबर आ रहे हैं 5 6 7 8, ठीक है, अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू गेन करने में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ना जैसे आपके पास 1 2 3 4 है, ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ एक आपका इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले ऑर्बिट में, तो आप उसको इजीली लूज कर सकते हो, जब बजाय इसके कि आप यहाँ पे 7 को गेन करो अपना यहाँ पे, क्योंकि हमें वैलेंसी में क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे लास्ट वाले शेल को ना कंप्लीटली फिल करना होता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब आपको यहाँ पे 8 तो चाहिए ही होंगे, तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे प्लस और माइनस लगेगा क्लोरीन के ऊपर। अब वो कैसे लगेगा यहाँ पे, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता लास्ट शेल में,
तो उस केस में आप एक को ईज़ी होता है आपको लूज़ करने में, ठीक है? तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। वहीं पे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 7 आपके पास यहाँ पे ही आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको गेन करने में ज़्यादा ईज़ी रहेगा एज़ कम्पेयर टू लूज़ करने में, ठीक है? तो जब आप गेन करते हो ना, तो आप यहाँ पे नेगेटिव लगाते हो, जब आप लूज़ करते हो तो पॉजिटिव लगाते हो। तो यहाँ पे केस उल्टा है, ठीक है? ये याद रखना। अब यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है? आपको यहाँ पे 8 बनाने थे, 8 में से 7 तो आपके पास ऑलरेडी हैं ही प्रेज़ेंट, तो आपको 7 लूज़ करने की जगह आप 1 गेन करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कम टाइम लगेगा, कम एनर्जी लगेगी, है ना? तो 1 को जब आप यहाँ पे गेन कर रहे हो, तो गेन करते टाइम हमेशा हमारे में याद रखना कि नेगेटिव साइन लगता है, और लूज़ करते टाइम हमेशा यहाँ पे क्या लगता है, पॉजिटिव साइन लगता है। अगर सिर्फ़ 1 इलेक्ट्रॉन होता, उसको आप लूज़ कर रहे होते, तो पॉजिटिव साइन लगता उसके ऊपर। तो क्योंकि अब आप यहाँ पे 7 है, 1 को यहाँ पे आप गेन करोगे, तो यहाँ पे कौन-सा साइन लगेगा? नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है? आप देखो पॉजिटिव का भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ ईज़ी में ही, और वो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हो जाएगा जैसे सोडियम का ही, ठीक है? Na। तो इसका अगर आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखोगे, तो इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे होता है 11, ठीक है? अब 11 में अगर आप देखोगे तो KLM ले लो, तो 2, 8 यहाँ पे ही 10 हो गए। अब यहाँ पे बचा 1, ठीक है? इसको यहाँ पे ऐड करो, 11 बनेगा, ठीक है? तो 11 ही बनना चाहिए, 12, 10 ये सब कुछ नहीं बनना चाहिए, 11 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इनको ऐड करने पे 11 ही बनना चाहिए। अगर अब यहाँ 10 हो गया, यहाँ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है, तो अब यहाँ पे खुद आप दिमाग लगाओ कि आपको यहाँ पे 8 करना है इसको, ठीक है? क्योंकि हमें लास्ट को ऑर्बिट हमें कंप्लीटली फिल रखना होता है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे कि लास्ट में हमारा सिर्फ 1 है, तो अब 1 को लूज़ करना आपके लिए ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ 7 को अगर आप यहाँ पे गेन करोगे। क्योंकि 8 में से आपके पास 1 ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो 7 को गेन करो या फिर 1 को लूज़ कर दो, है ना? तो 1 को लूज़ करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 7 को गेन करने में। तो इसी की वजह से यहाँ पे इसका साइन क्या होगा, Na प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लूज कर रहे हो, इसलिए मैंने आपको बोला ध्यान से सुनना, लूज करते टाइम प्लस साइन लगता है, गेन करते टाइम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइन लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वैलेंसी निकालनी तो अच्छे से आ गई, और ये आप तभी निकाल पाओगे जब आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर पता हो। और ये बोर्स वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको धीरे धीरे अभी अगले चैप्टर में ही पता चल जाएगा। बस आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको वैलेंसी यहाँ पे आ गई, इसलिए मैंने आपको यहीं पे ही समझा दिया। तो के एल एम एन यहाँ पे अलग अलग शेल्स होते हैं बेसिकली, वो और अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी आने वाले अपने चैप्टर में, ठीक है? तो यहाँ पे हमने वैलेंसी डिस्कस कर ली है अच्छे से। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ है, यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2, 8 और 1, तो 1 आया यहाँ लास्ट में। 1 को लूज करना ज़्यादा आसान है 7 को गेन करने की जगह, क्योंकि हमें लास्ट वाला ऑर्बिट फुल करना होता है। तो अगर आप इसको लूज कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट वाला एलिमेंट, अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अब इसमें प्रेजेंट है, जो कि कंप्लीटली फिल है ही, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस साइन इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। तो उसी तरीके से आपको बाकी भी यहाँ पे ऐसे ही दिए हुए हैं, किस किस में यहाँ पे एक वैलेंसी बेसिक एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे बचा हुआ था, जिसको आप लूज करते हो, तो यहाँ पे आपका एक प्लस साइन लग जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हो, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सिंबल्स बता सकते हो कि कौन से में प्लस है, कौन से में माइनस वगैरह है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 2 प्लस यहाँ पे क्या हो गया कि इनके लास्ट ऑर्बिट में ना, यहाँ पे लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, तो इनको 2 को लूज करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 6 को गेन करने से, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये लूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस साइन लगेगा, और 2 को लूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक ये सब क्या है यहाँ पे, आयरन 2, ये सब आपके यहाँ पे 2 प्लस लग जाएगा यहाँ पे। तो उसी टाइप से यहाँ पे 3 प्लस वाला भी है, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 5 को गेन करने से। तो यहाँ पे 3 को लूज कर देंगे ये, और 3 को लूज कर रहे हैं इसलिए 3 की पावर आ गई ऊपर, और यहाँ पे लूज कर रहे हैं इसलिए प्लस साइन आ जाएगा 3 के साथ, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप बाकी भी ये सब देख पाओगे, ठीक। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आप यहाँ पे ये सिंबल्स लिखोगे इन सब आयंस के, तो ये सब क्या है यहाँ पे, ये सब आपके आयंस है। अभी हमने आयंस पिछले वीडियो में किया था, जो कि आपके यहाँ पे क्या होता है, चार्ज आपके यहाँ पे स्पीशीज है बेसिकली, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं वो, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर, मैं आपको वापस दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक ही किया था। तो कैटायन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन आपके यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दोनों ही आपके एनायन के ही पार्ट हैं, ठीक है। सॉरी, कैट आपके आयन के ही पार्ट है, ठीक है, एनायन कैटायन। तो यहाँ पे हमने वैलेंसी देख ली अच्छे से कैसे निकाल सकते हो आप, यहाँ पे हमने ये सिंबल्स वगैरह भी देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद आगे आपको कुछ रूल्स दे रखे केमिकल फॉर्मूलाज लिखने के लिए। तो देखो सबसे पहला आपका यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे कि वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस।
तो यहाँ पे आपको, आप जो वैलेंसीज देख रहे हो या फिर जो भी आप यहाँ पे चार्ज देख रहे हो ना, वो आपके यहाँ पे बैलेंस होने चाहिए। ये आपका है पहला पॉइंट, ये आपको अभी क्लियरली समझ में आएगा, बस आप यहाँ पे अभी ध्यान से सुनो। जब हम ये सब देखेंगे ना, इधर जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो वैलेंसीज और चार्जेस आपके आयन पे हमेशा क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको दे रखे हैं कि कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो जब भी आपका ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, तो उसका जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो उसका सबसे पहला जो आप मतलब आप सिंबल लिखोगे ना, तो वो मेटल का सिंबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, तो कैल्शियम कैल्शियम आपका क्या है यहाँ पे, वो है आपका मेटल। ऑक्साइड आपका क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल। तो इसलिए आपका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो CaO लिखोगे, मतलब कैल्शियम का Ca पहले आएगा और ऑक्साइड का O बाद में आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि जब भी आप यहाँ पे कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल देख रहे हो, तो उसमें जब भी आप उसका आप फॉर्मूला लिखोगे ना, तो मेटल का आपका यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल पहले आएगा, फिर आपका नॉन मेटल का सिंबल आएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर थर्ड आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमने दूसरा डिस्कस कर लिया। थर्ड आपको यहाँ पे दे रखा है कि कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ion outside the bracket. For example, MgOH twice. In case of the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required. अब देखो यहाँ पे पॉलीएटॉमिक क्या है, यहाँ पे बेसिकली जैसे Mg2+ हमने देखा, ठीक है, और OH आपका हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर आप देखोगे तो Mg2+ होता है और OH आपका यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब आप इन दोनों को रिएक्ट करोगे, मतलब इन दोनों को कंबाइन करोगे, तो ये वाला जो यहाँ पे 1 है, मतलब नेगेटिव या आपका सिंपल एक ऐसे ऐसे भी लिखा हुआ है ना अगर पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जब आप इसको इसके साथ मिलाओगे ना, तो Mg यहाँ पे एक ही आ जाएगा क्योंकि ये 1 है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप केमिकल फॉर्मुलाज में नहीं लिखते हो, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे ये 1 है, तो 1 इसके साथ चला जाएगा Mg के साथ, और 2 आपका यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, नीचे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर देखना लिखना चाहोगे तो Mg1 ऐसे लिखोगे, फिर OH आप लिखोगे जब, तो अब O के साथ 2, H के साथ 2 ऐसे नहीं लिखोगे आप लिखोगे यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल के, फिर आप यहाँ पे 2 लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि आप OH के साथ कंबाइंड 2 लगा रहे हो, मतलब 2 आपका Mg2+ है यहाँ पे जो, तो 2 आपका यहाँ पे OH के साथ चला जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे आप बोल रहे हो यहाँ पे कि इंटर क्रॉस होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पे जब आप ऐसे फॉर्मूला लिखोगे ना, तो आप इसको समझ लो यहाँ पे ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको ये 1 नहीं लगाना है। ठीक है, आपको सिंपली जब भी यहाँ पे 1 आए तो उसको छोड़ के इग्नोर करना है, और आपको यहाँ पे सीधा ये लिख देना है। ठीक है, तो आप तभी 2 3 4 तभी लगाओगे जब यहाँ पे बेसिकली 2 3 4 वगैरह आएंगे, 1 आएगा तो आपको नहीं लगाना है केमिकल फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, और यही आपको यहाँ पे NaOH में बता रखा है। ठीक, अब उसका आगे आपको क्या दे रखा है यहाँ पे फॉर्मूलाज के ऊपर। तो सिंपलेस्ट कंपाउंड जो आपके पास है यहाँ पे, वो कैसे बनते हैं आपके, दो डिफरेंट एलिमेंट से आपके यहाँ पे बनते हैं, जिनको हम यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन क्लोराइड आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है यहाँ पे H, क्लोराइड का सिंबल होता है यहाँ पे Cl। ठीक है, तो पहले आपने लिख लिया ऊपर सिंबल, फिर नीचे आप लिखोगे वैलेंसी। अब H का आपका होता है 1, क्लोरीन का होता है यहाँ पे आपका 1। अभी हमने ऊपर देखा क्योंकि लास्ट में क्या होता है, 7 होता है। 7 के जैसे आप Cl माइनस लगा रहे हो, तो माइनस जब यहाँ पे सिर्फ माइनस या सिर्फ प्लस है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या रखना है, आपको वैलेंसी देखनी है। आपको एनायन कैटायन प्लस माइनस नहीं देखना है, आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट की आपको यहाँ पे वैलेंसी देखनी है। तो जैसे क्लोरीन Cl नेगेटिव हम लोग लिखते हैं, ठीक है, Cl माइनस, पर यहाँ पे आपको क्या देखनी है, वैलेंसी देखनी है। तो वहां पे वैलेंसी क्या बची, यहाँ पे 1 बची, क्योंकि वो यहाँ पे आप इजिली आप क्या करोगे, गेन कर सकते हो। तो गेन करने में यहाँ पे हम तब नेगेटिव लगाते हैं वैसे तो, पर यहाँ पे आप गेन करना आपके लिए ज्यादा इजी है, तो इसलिए यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऊपर सिंबल लिखा, नीचे वैलेंसी लिखी, फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे इंटर क्रॉस कर देते हो। तो यहाँ पे जो H की वैलेंसी आप Cl के साथ मल्टीप्लाई करते हो, और H की यहाँ पे जो इसकी Cl की है वो आप H के साथ करते हो। तो ये बेसिकली आपकी जो सबस्क्रिप्ट होती है ना, सबस्क्रिप्ट क्या होता है बेसिकली, कहने का मतलब जैसे आप जब H2O लिखते हो, तो जो ये 2H के नीचे लिखा गया है ना यहाँ साथ में नीचे की तरफ, तो ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट। और वहीं पे आप जब Cl नेगेटिव ऐसे लिख रहे हो, तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो माइनस ऊपर लिखा गया है, ये बेसिकली आपका होता है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये आपका सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि 1 को आप यहाँ लिख रहे हो, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि H1
Cl1। तो जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जब भी 1 1 आए, ठीक है, तो 1 कभी भी हमें नहीं लिखना होता, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, HCl लिख के खत्म करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। तो हमें इसके लिए देखो ध्यान से, अभी हमने ऊपर देखा था, हमें कभी भी केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो हमें यहाँ पे दो चीजें पता होनी चाहिए। और वो दो चीजें यहाँ पे कौन कौन सी थी, हमने ऊपर देखा था, एक है आपका यहाँ पे सिंबल और एक है आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो है हमारी यहाँ पे वैलेंसी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे पता होना चाहिए केमिकल फॉर्मूलाज लिखने के लिए। अब हमने यहाँ पे पहला देखा HCl। अब हम दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखो हाइड्रोजन का होता है यहाँ पे H, सल्फाइड का यहाँ पे S होता है। वैलेंसी इसकी होती है हाइड्रोजन की 1 और इसकी होती है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 2 इसके साथ जब चला जाएगा तो 2 इसका यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि आपका हमेशा इंटर क्रॉस होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे वैलेंसी सल्फर की होगी वो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ चली जाएगी सबस्क्रिप्ट में, और जो वैलेंसी हाइड्रोजन की है वो यहाँ पे सल्फर के साथ चली जाएगी सबस्क्रिप्ट में। पर अगर वो 1 है तो आप यहाँ पे उसको नहीं लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया H2S। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बाकी भी यहाँ पे याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गए सिंपल, तो ये भी आपके पास सिंपल ही चीज है, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। सेम ही चीज हो रही है, यहाँ पे 3 आपको सिंपल एग्जांपल दे रखे थे। अब जो यहाँ पे डिफरेंट है वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अभी तक यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया है कि फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन Mg2+ फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ एनायन Cl नेगेटिव। ठीक है, देन देयर चार्जेस आर क्रिस क्रॉस टू गेट द फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपका जो Mg और Cl है, ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम चीज हो गई है यहाँ पे कि सिंबल और चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो सिंबल और यहाँ पे देख रहे हो चार्ज। अभी तक हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे सिंबल और वैलेंसीज देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, अभी मैंने आपको यहाँ पे चार्ज निकालना भी सिखाया था और वैलेंसी निकालना भी सिखाया था। दोनों तरीके से आप यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे Mg2+ हम लोग लिखते हैं, Cl में हम लोग माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस और प्लस नहीं देखेंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे सिर्फ जो इसके साथ नंबर लिखा है ना वही हम देखेंगे। तो Mg के साथ 1 जाएगा, पर 1 है क्योंकि हम लिखेंगे नहीं उसको। फिर Cl के साथ 2 चला जाएगा क्योंकि वो 1 नहीं है, 2 3 4 एक कुछ भी और दूसरा नंबर है 1 के सिवाय। तो हम Cl के साथ सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट पे चलते हो। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। अब यहाँ पे देखो, जब भी चार्ज की बात होती है ना, तो चार्ज के केस में आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और तभी आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या बनेगा, यहाँ पे वो न्यूट्रल बनेगा। वही हमारे यहाँ पे सिनेरियो होना चाहिए न्यूट्रल बनाने का। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको जो और एग्जाम्पल समझा रखे हैं यहाँ पे चार्ज और सिंबल के साथ, तो Al3+ होता है, O आपका 2 नेगेटिव होता है, ऑक्साइड बेसिकली। ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, O2 नेगेटिव ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 2 नेगेटिव नीचे चार्ज यहाँ पे आपको लिखा गया, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। बस आप यहाँ पे क्या देखोगे, नंबर देखोगे। तो यहाँ पे Al2O3, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ देखोगे। आप देखो यही सब चीजें हैं यहाँ पे। आपको इसके लिए आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, किसके साथ कितना आपका यहाँ पे चार्ज लग रहा है, 1 आपका बेसिकली +2+3+ वगैरह, या फिर -2 -3 माइनस। तो ये सब आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में, कि यहाँ पे इसका भी 2+ है, इसका 2- है, तो दोनों में यहाँ पे बेसिकली आपको 2 भी दिख रहा है यहाँ पे, मतलब 2 कॉमन है ऐसा समझ लो आप। क्योंकि प्लस माइनस तो हम लोग यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखते टाइम हम लोग यहाँ पे उसको इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ, आप बोलो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है बेसिकली वही उस पर हम यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी वैलेंसीज होगी, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे कि Ca2O2, ये फॉर्मूला नहीं होगा इसका। आप क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों इस दो टू है बेसिकली, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे CaO लिखोगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आप क्या लिखोगे यहाँ पे CaO लिखोगे। अगर दोनों के ही यहाँ पे सेम वैलेंसी आपको यहाँ पे नजर आती है तो, ठीक है, उस केस में। तो यहाँ पे ये याद रखना कि जब भी आप इस तरीके से आप देख रहे हो कि दोनों की वैलेंसी सेम है, तो आप सिंप्लीफाई करके उसको 1 1 कर दोगे। ठीक है, मतलब 1 1 कर दोगे, तो इसलिए आप यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे, फॉर्मूला में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप डायरेक्ट CaO लिख दोगे। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे भी दे रखा है यहाँ पे 1 + 1 - तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ये MgOH वाले में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो OH पे ये ट्वाइस लग रहा है। ठीक है, O पे सिर्फ नहीं लग रहा है, ना ही सिर्फ H पे लग रहा है, OH पे ट्वाइस लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे OH को आप ब्रैकेट में लिख के सबस्क्रिप्ट में ट्वाइस लिख दोगे। ठीक है, फिर OH को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हम लोग यहाँ पे इसमें काउंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, अब देखो बाकी सब सेम चीज ये वापस रिपीट हो रही है। ठीक है, सिंबल चार्ज वगैरह कैसे लिखोगे, तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पे सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे NH4 है। अब जो ये 2 जा रहा है यहाँ पे, ये कंप्लीट इस पे लगेगा, है ना।
तो यहाँ पे जब ये इस पे लगेगा तो आप कैसे लिखोगे, NH4 लिख के आप यहाँ पे क्या करोगे, एक सेकंड, मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, यहाँ पे 9 बन गया ये। तो यहाँ पे NH4 लिख के आप इसको ब्रैकेट में डालोगे। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर है उसको आप सबस्क्रिप्ट में लिख दोगे, अगर वो 1 नहीं है तो ही लिखोगे, 1 है तो आप नहीं लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है SO4। अब यहाँ पे ये 1 आ गया तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट SO4 लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इजी तरीका है यहाँ पे ये याद रखने का, सबसे पहले आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसके जैसे आपको यहाँ पे चार्ज पता होना चाहिए, फिर वैलेंसी पता होना चाहिए। बस ये 3 चीज़ें आपको पता हो तो आप हर एक चीज़ का, हर एक कंपाउंड का बेसिकली केमिकल फॉर्मूला आप यहाँ पे इजीली लिख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपका यहाँ पे टॉपिक में ये था। नाउ चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा यहाँ पे होने वाला है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था एटॉमिक मास का अपने पिछले वीडियो में, तो उसी से ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास को, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास आपका कैसे कैलकुलेट होता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। अब इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या क्या मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे बेसिकली देखने को मिल रहा है, तो कौन कौन से सब्सटेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक है आपके पास हाइड्रोजन और एक है आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है कि 1U होता है और ऑक्सीजन का होता है 16U, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे बेसिकली, कि जितने भी आपके यहाँ पे आप एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सब्सटेंस आपको बेसिकली यहाँ पे जो दिख रहे हैं, तो इन सब को ऐड कर दो आप इन सब के यहाँ पे एटॉमिक मास को, तब जाके आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। अब देखो आप ये कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आप ऊपर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो जैसे आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, आपका जो एटॉमिक मास होता है वो हाइड्रोजन का होता है 1, और दो आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि 1 into 2 हो जाएगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम है, सॉरी, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं है, एटम है। तो दो हाइड्रोजन के आपके पास क्या है, यहाँ पे एटम है, तो इसलिए आपका यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, पर क्योंकि आपके पास दो एटम है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। फिर आप क्या करोगे, आपके पास एक अलग सेपरेट एक और आपके पास यहाँ पे अलग से एक और सब्सटेंस है, जो है आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हमारे पास यहाँ पे आपका एटॉमिक मास क्या होता है यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे होता है 16, ठीक है। तब क्योंकि यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे मतलब 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से करना है, तो अब 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे वही सेम नंबर आएगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो इसलिए इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो अब यहाँ पे आप 2 + 16 कर दो, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूलर मास रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर मास आपका क्या होता है, कि यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया वाटर का, तो वाटर में आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन के आपके पास दो एटम है और ऑक्सीजन के पास क्या, आपके पास सिर्फ एक एटम है। तो आप यहाँ पे एटॉमिक मास के हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, तो सारे आपके पास जो सब्सटेंस इसमें है प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी आपका जो केमिकल कंपाउंड आपको दे रखा है, तो उस सब को आप यहाँ पे ऐड कर दो एटॉमिक मास को, तो उसका जो फाइनल आपके पास जो मास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसे इस केस में हमारे पास 18U, बेसिकली यू क्या है यहाँ पे, यू यहाँ पे इसकी यूनिट है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था AMU को, हमने यहाँ पे IUPAC ने बेसिकली बाद में यू कर दिया था एटॉमिक मास यूनिट को, तो वही आपको यहाँ पे बस याद रखने की 18U यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू यूनिट है और 18 यहाँ पे हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे 18 इसका आंसर आ जाएगा H2O का। तो यही हम इस तरीके से हम यहाँ पे इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक मास यूनिट वही आपको यहाँ पे बता रखा है, यू से डिनोट करते हैं अब हम। फिर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सरसाइज आप बोल लो, यहाँ पे एग्जाम्पल 3.1 आपको दे रखा है। तो पहला आपको दिया है कि कैलकुलेट करना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मतलब वही सेम चीज, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है ऑफ वाटर। अब देखो वाटर तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, तो ये हमारा बनेगा यहाँ पे 18, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं HNO3 की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं HNO3 की, यहाँ पे देखो मैं नीचे पहले छुपा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मैंने नीचे कर दिया है, तो पहले हम यहाँ पे खुद सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे इस केस में क्या सिर्फ एक ही एटम है, यहाँ पे क्या थे, दो एटम थे, है ना, H2 था, पर यहाँ पे सिर्फ H ही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है आपके पास H का। और N का भी क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक एटम है, और N का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो आपका यहाँ पे होता है 14, ठीक है।
तो यहाँ पे 1 + 14 करोगे, 14 में भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये भी n क्या है आपका सिंगल ही है सिर्फ, ठीक। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है 16 आपका ऑक्सीजन का होता है और आपके पास ये 3 एटम है ओके। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 16 इंटू 3 कर दोगे, तो आपके पास ये आ गया 15 और ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास यहाँ पे 48, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 48, 58 और यहाँ पे ये आ जाएगा 63U, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर आएगा 63U, यहाँ से आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकालोगे क्या, मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे। अगर आपको एटॉमिक मास अगर आपको पता है तभी आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे। और आपके पास जो भी कंपाउंड आपको दे रखा है उसका आपको पहले केमिकल फॉर्मूला निकालना है, जो अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक में डिस्कस किया। फिर उसको निकालने के बाद हम यहाँ पे हर एक जो आपके पास सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है उस सब का एटॉमिक नंबर आप निकालोगे और सबको ऐड करके जो आपके पास लास्ट में जो मास बचा वो हमारा क्या होता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। जो आपके लास्ट में मास आता है वो हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, ठीक है। अब लास्ट में अगले टॉपिक पे बेसिकली हम चलते हैं। अगले टॉपिक में आपको दे रखा है फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है यहाँ पे, तो द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस is a sum of the atomic mass of all atom in a formula unit of a compound, ठीक है। formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass. The only difference is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions. अब देखो यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या कहने का कि जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास है ना वो एग्जैक्टली सेम है आपका यहाँ पे किससे, मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो तो उसी तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास निकालोगे। बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है यहाँ पे कि फॉर्मूला यूनिट मास में और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे दोनों में कि फॉर्मूला यूनिट मास में हम तब यहाँ पे ये वर्ड यूज करते हैं जब हमारे पास जो कंपाउंड दे रखा है वो हमारा आयन से बना हुआ हो, ठीक है। तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मतलब वो जिस जिससे बना हुआ है वो हमारे क्या हो यहाँ पे आयन्स हो, कैटायन एनायन हो। पर ऊपर वाले में ऐसा नहीं था मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है। वहां पे वो कैटायन एनायन नहीं था। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आयन्स होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास हम निकाल रहे हैं तभी हम बोलेंगे। निकालने का तरीका दोनों का ही सेम है, बस आपको बस डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास बोलोगे, जब आपको यहाँ पे आयंस के बारे में दे रखा हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये चीज पता होना चाहिए था। अब देखो निकालने का तरीका दोनों का सेम ही होगा। अब कैल्शियम है आपके पास, तो कैल्शियम का आपका होता है यहाँ पे 40, ठीक है। हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में कवर भी किया है। यहाँ पे आपको एक ऊपर यहाँ पे पहले मैं चलो दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको टेबल देखने को मिल जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कवर करो, ठीक है, हर एक वीडियो। तो यहाँ पे आपको एटॉमिक मास ये देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कैल्शियम देखो 40 है, क्लोरीन आपके पास दिख रहा है यहाँ पे 35.5 आपका यहाँ पे एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का, ठीक। अब आपको यहाँ पे इसमें यही दे रखा है, तो आपको यहाँ पे एक तो क्लोरीन दे रखा है और एक आपको दे रखा है यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है, CaCl2। तो कैल्शियम आपका हो गया 40 और इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा आपके पास नंबर नहीं है, तो ये तो हो जाएगा 40 इंटू 1 तो 40 बन जाएगा। Cl के साथ आप देखोगे तो 35.5 आपका होता है और दो आपको दे रखा है, मतलब दो एटम है Cl के, तो इंटू आप यहाँ पे 2 कर दोगे। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 35 इंटू 2 करते हो तो 70 होता है, 0.5 को 2 से करोगे तो 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 71 और 40 प्लस 71, तो ये आपका बन जाएगा 111U, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा। देखो निकालने का तरीका दोनों में ही सेम हुआ, बस फर्क क्या हुआ कि यहाँ पे ये एनायंस के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है बस, ठीक है। बस यही चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट के लिए आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, जहाँ पे आप वाटर बना रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखो तो यहाँ पे ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो बैलेंस इक्वेशन का कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ पे पहले हाइड्रोजन लिखा, फिर आपने यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा, फिर आपने यहाँ पे इसको वाटर बनाया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो अभी ये आपका बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे नहीं है, अगर आप यहाँ देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका बेसिकली बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कहने का कि यहाँ पे अगर H2 है तो यहाँ पे भी H2 है, ठीक है। H तो आपका हो गया चलो बैलेंस, पर जो आपका यहाँ पे O2 है ना, अगर आप ध्यान दो लेफ्ट साइड में आपके पास दो एटम है ऑक्सीजन के, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है। तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी हमें दो चाहिए ऑक्सीजन। अब अगर आप देखो तो अभी भी ये बैलेंस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में आपने हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन को वापस से बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे 2 इंटू 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आपके पास एटम हो गए, 4 हो गए।
ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए। तो यहाँ पे ये 2 प्रेजेंट है तो 2 यहाँ पे लगा दो, तो 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। इसके ऊपर भी पहले भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, बैलेंस इक्वेशन हम कैसे करते हैं वगैरह, तो आप इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे RHS इक्वल टू LHS आपका RHS के इक्वल होना चाहिए, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, द अबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कैसे हुआ, तो वो आपका हुआ इसकी वजह से, ये आपका था यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इसके आगे आपने दो लगा दिया तो दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इसके आगे आपने कुछ भी नहीं लगा रखा है तो ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो H2O आपका बेसिकली होता है वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ये होता है पर इसके आगे दो लग गया तो दो वाटर के मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो यही आपको पहली स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। फिर आगे आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे कहने का क्या, हाइड्रोजन का जैसे हमें पता ही है कि एक आपका एटॉमिक मास होता है, तो यहाँ पे आपके पास चार एटम है, तो मतलब कि चार आपके पास यहाँ पे एटॉमिक मास है 2H2O का, ठीक है। 2H2 का आपके पास चार एटॉमिक मास है। और ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, तो यहाँ पे दो एटम दे रखे हैं, तो 16 इंटू टू 32 हो जाएगा। तो 32 आपका एटॉमिक मास है यहाँ पे O2 का। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैच कराओगे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मिला के सब कुछ, तो ये हो जाएगा 36, क्योंकि LHS अब आपका यहाँ पे RHS के इक्वल है। तो अगर ये 4 है और ये आपका 32 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये 36 ही बनना चाहिए। तभी आपका यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में भी, ठीक। तो यही आपको यहाँ पे सेकंड में भी आपको यहाँ पे ये दे रखा है। फिर अब हम आगे चलते, तो आगे आपको क्या दे रखा है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है यहाँ पे रिएक्शन से कि कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, कितने एटम्स पार्ट ले रहे हैं, आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये पता चल रहा है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एटॉमिक मास से ज्यादा आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है आपका इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे आपको जैसे देखने को मिलेगा क्वांटिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल और एटम आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन देयर मासेस, ठीक है। मास से ज्यादा आपका ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के चक्कर में हमें यहाँ पे एक न्यू आपको यहाँ पे यूनिट देखने को मिली थी, जो है आपकी यहाँ पे मोल, ठीक है। तो मोल आपको यहाँ पे इसी की वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिली है, और जो हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं मोल यूनिट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली, ठीक। अब देखो ये आपका यहाँ पे आपको जो नंबर देखने को मिल रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको 1 मोल ऑफ कार्बन आइटम आपको दे रखा है, तो ये होता है आपका 12 ग्राम। मतलब यहाँ पे हम कौन से की बात कर रहे हैं, C12 आइसोटोप की हम बेसिकली बात कर रहे हैं कार्बन की। तो वो यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइटम के इक्वल है। और यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना 6.022, अभी हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कभी भी अगर आपको यहाँ पे किसी का भी एटॉमिक मास निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे C12 की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको आप बोल सकते हो एज अ बेस ले रखा है, ठीक है। तो आपके पास अगर 1 मोल है, तो मतलब आपके पास यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 आपके पास एटम्स प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे दो करते हो, तो इसको इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे वगैरह, आप इस तरीके से आप यहाँ पे इजिली निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी सेम चीज ये है लिखी हुई। फिर हम नीचे चलते हैं, तो नीचे आपको क्या दे रखा है कि मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि थोड़ा ऊपर से हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि आर मोल ऑफ एनी स्पीशीज, ठीक है, जो भी आपके पास मोल्स है किसी भी स्पीशीज का हो, तो वो आपका यहाँ पे क्या है, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम। मतलब यहाँ पे वो आपके एटॉमिक और मॉलिकुलर मास के इक्वली है, ठीक है, ग्राम में, ठीक है। बस इतना सा यहाँ पे ये चीज बोली गई है। तो यहाँ पे ये इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यहाँ पे ये रहेगा कि आपको एवोगाड्रो नंबर पता होना चाहिए, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमेडियो एवोगाड्रो के ऊपर यहाँ पे बेसिकली इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है कि 1 मोल, अभी मैंने आपको बताया 1 मोल ऑफ एनीथिंग आप बोलोगे, तो यहाँ पे वो 6.022 इंटू 10⁻23 आपका यहाँ पे ये रहेगा। टू कर दोगे तो 2 इंटू 6.022, ये सब ऐसा आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है, बेसिकली एडवांटेज इज दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 मोल का जो मास है ना यहाँ पे, वो पहले से ही यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, इस केस में। यही इसका यहाँ पे क्या है, एडवांटेज है। फिर आगे आपको क्या दे रखा है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम। अब यहाँ पे हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक और मॉलिकुलर मास अभी हमने ऊपर देखा था, मॉलिकुलर मास आप एटॉमिक मास से ही निकाल सकते हो, ये सब ठीक है, सेम चीज आपकी यहाँ पे रिपीट हो रही है।
फिर अगर आप आगे देखोगे, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। ये भी वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट हुई है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मोलर मास की, ठीक है, तो मोलर मास में क्या हो जाएगा, अभी हम यहाँ तक यूनिट यू यूज कर रहे थे, अब हमें यहाँ पे यूनिट जी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ एटम आपका यहाँ पे हम इसको किस और नाम से जानते हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास से भी हम यहाँ पे मोलर मास को हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है जैसे 1 यू होता है, पर यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अगर हमें लिखना होगा तो 1 जी लिखेंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई कि यहाँ पे जब हम बात करें मोलर मास की, तो मोलर मास को ही हम यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे जी से, और एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे यू से, ठीक है। तो यहाँ पे बस यूनिट का फर्क है, बाकी आपका यहाँ पे वन वन वही सेम चीज है, ठीक। अब उसके बाद आगे आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि 1 यू हाइड्रोजन हैज ओनली वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 जी हाइड्रोजन हैज 1 मोल ऑफ एटम। मतलब यहाँ पे जब यू की बात करते हैं हम लोग, तो यू में हम देखते हैं एटम्स को, ठीक है। तो जब 1 यू है मतलब कि 1 एटम है, 1 जी है अगर मोलर मास में, तो 1 जी मतलब क्या है, हमारे पास 1 मोल ऑफ एटम है, ठीक है, 1 मोल एटम है। तो यहाँ पे आपको वही सेम चीज आ जाएगी कि जब 1 मोल है मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो 6 यू आपको यहाँ पे आपका हो गया 1 एटम, तो 16 जी आपको ऑक्सीजन में भी हो जाएगा, यू की जगह जी बस लग जाएगा और यहाँ पे 1 मोल हो जाएगा। तो जब यहाँ पे भी 1 मोल हो गया तो वापस से वही 6.022 इंटू 10⁻³ आपका यहाँ पे ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जब भी आपको 1 मोल आए तो वो आपका इक्वल रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23 से, जो कि आपका एवोगैड्रो नंबर होता है, भले कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो भी हो, पर अगर 1 मोल है मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, ठीक है। बस ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो आगे भी देखो, यहाँ पे 18 यू ऑफ वाटर, आपको यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। फिर आगे अगर हम चलते हैं तो आगे भी अगर आप देखोगे तो वही सेम चीज 1 मोल ये होता है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मोल है आपका, वो आपका यहाँ पे टर्म किसने दिया था, तो विलहेम ओस्टवाल्ड ने बेसिकली आपका ये टर्म दिया था 1896 में। और ये आपका लैटिन में एक वर्ड होता है यहाँ पे मोल, जिसका मीनिंग होता है पाइल या फिर हीप, ठीक है। तो उसके नाम से आपका यहाँ पे ये नाम डिराइव हुआ था। अब आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम आपको दे रखा है, और आपको यहाँ पे क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, ठीक। अब आपको यहाँ पे देखो ये सब फॉर्मुलेज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए हीलियम का, जो कितना होता है यहाँ पे 4 होता है, पहली चीज ये हो गई। दूसरा मोलर मास वही सेम हो जाएगा, बस यू की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे जी लग जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ पे कैसे निकालते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब अगर आप ध्यान दो, हमें गिवन कितना है, यहाँ पे 52 गिवन है, तो 52 हमें यहाँ पे गिवन है, और हमें यहाँ पे मोलर मास हमने यहाँ पे कितना निकाला, मोलर मास है हमारा यहाँ पे 4। तो आप 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, यही आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके ऊपर पहले भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, तो ये फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे क्या है, मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे स्टार भी मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे नोट बनाने में भी ईजी हो, ठीक। उसका नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंड मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अभी, अभी मैंने देखो ये सॉल्व कर दिया, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको यहाँ पे नीचे तो आंसर दिख ही रहा है। अब हम यहाँ पे ये सेकंड सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 मोल जब भी बात की जाए तो वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एवोगैड्रो नंबर है ना। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे 12.044, तो वो बेसिकली यहाँ पे इसी का ही मल्टीपल है। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, है ना। तो जब यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास यहाँ पे मोल कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2, ठीक है। तो 2 मोल बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर होगा, जो कि आप यहाँ पे भी देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी आप यहाँ पे कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के भी आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो नीचे एवोगैड्रो नंबर रखो, ऊपर आपका जो दे रखा है यहाँ पे
12.044 वो रखो यहाँ पे, सीधी सी बात है, उसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे वो कटेगा ही, तो 2 आपका सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि कैलकुलेट करना है आपको मास। पहला आपको दे रखा है यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ N2 गैस मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मास बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो मास आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स से निकालोगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपका जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास होता है वो होता है 14। ठीक है। पर यहाँ पे N2 दे रखा है, 2 आपको दे रखा है, मतलब यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 28। ठीक है। N2 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जब ये 28 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे मोलर मास कितना हो गया अब हमारे पास 28। नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे ही रखा है, यहाँ पे 0.5 मोल, तो ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 G। तो वही सेम तरीके से इसको देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे N2 नहीं है, डायरेक्ट N है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, और इंटू कर दोगे यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, सेकेंड वाले का। फिर ऊपर चलते हैं, यहाँ पे थर्ड पे चलते हैं। थर्ड आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3.011 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ एन एटम। अगर आप क्लियरली देखो तो 1 मोल आपका यहाँ पे होता है 6.022, मतलब ये आधा हो रहा है उससे। ध्यान से अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, तो 1 मोल का आधा कितना हो जाएगा 0.5, तो 0.5 आपका यहाँ पे थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो थर्ड का मतलब बेसिकली आप यहाँ पे वो निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5, वैसे आपका यहाँ पे वो आंसर आ जाएगा। पर आपको यहाँ पे क्या निकालना है वो आपको यहाँ पे देखना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ एन एटम्स। ठीक है, हमें एटम्स निकालना है, हमें यहाँ पे जो एटम्स निकालने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखते हो, हाँ तो देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यार, सीधी आंसर आएगा। तो देखो एन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है ना। और यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दे रखा है 3.011, और ये आपका हाफ किससे होता है, यहाँ पे आपका जो एवोगाड्रो नंबर है उसका ये हाफ होता है, यही आपको यहाँ पे दे रखा है ना, यही आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आपका हाफ हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एटॉमिक नंबर 14 है तो इसका भी क्या होगा यहाँ पे हाफ होगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 7 बन जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कि गिवन नंबर जो भी आपको दे रखा है 3.011 दे रखा है, और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022, तो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 0.5। ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना था यहाँ पे नंबर ऑफ एन एटम्स। ठीक है, मास फ्रॉम नंबर। तो उस केस में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे एटॉमिक मास को 0.5 से, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे 7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी निकाल सकते हो, वरना आप यहाँ पे इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे ये हाफ हो रहा है और एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो यहाँ पे भी इसका हाफ होगा, तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7। अगर यहाँ पे ये ऐसा होता है 12.044, मतलब यहाँ पे अब ये डबल हो रहा है, तो 14 का भी आप यहाँ पे डबल कर देते तो उस टाइम आपका आंसर हो जाता 28। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, बाकी तो फॉर्मूले तो आपको यहाँ पे बुक में दिए ही हुए हैं, तो यहाँ पे ये भी आप डायरेक्ट लिख लेना। ठीक है, फॉर्मूलेज वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। फिर यहाँ पे फोर्थ आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल मास फ्रॉम नंबर। ठीक है। अब आपको यहाँ पे मास फ्रॉम नंबर बेसिकली यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है N2 दे रखा है, तो अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो वही सेम चीज निकालनी पड़ेगी। ऊपर आपको जो दे रखा है 6.022 क्वेश्चन में ही दे रखा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 में आपको क्या दे रखा है 6.022, और एन नॉट आपका होता है एवोगाड्रो नंबर, तो वो भी आपका यहाँ पे यही होता है सेम। तो इसको आप कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 1। और आपका यहाँ पे एटॉमिक मास होता है N2 का, यहाँ पे N का होता है 14, तो N2 का कितना हो जाएगा 28, तो 28 इंटू 1 कर दोगे तो यही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 28 ग्राम। ठीक है, सॉरी 28 G मतलब मोलर मास। ठीक है, तो 28 मोलर मास इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर बेसिकली आपका एटॉमिक मास से यहाँ पे लिंक है। ठीक है, मतलब अगर वो हाफ हो रहा है तो एटॉमिक मास हाफ हो जा रहा है, वो डबल हो रहा है तो वो आपका एटॉमिक मास भी डबल हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ज्यादा फॉर्मुलेज रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे पार्टिकल्स निकालने हैं, तो 46 ग्राम ऑफ नाइट आपका सोडियम एटम आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें यहाँ पे बेसिकली निकालने हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन मास क्या दे रखा है, यहाँ पे 46 दे रखा है, और एटॉमिक मास अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोडियम का होता है 23, तो इससे कैंसिल करोगे यहाँ पे हो जाएगा 2, और इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है यहाँ पे, ये फॉर्मूला बस याद रख लो एटॉमिक जो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने का। तो नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे निकालोगे, गिवन मास
अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये बस आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। जब भी आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो। तो 46 यहाँ पे हमें गिवन मास था और एटॉमिक मास हमें पता था, तो उसके वजह से हमने यहाँ पे मोलर मास निकाल लिया। और मोलर मास निकालने के बाद हमने फिर यहाँ पे डिवाइड किया उसको गिवन मास से, मतलब गिवन मास को हमने मोलर मास से डिवाइड किया, फिर इंटू कर दिया हमने एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर सेकंड में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, तो सेकंड में आपको दिया है 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो देखो सेम ही चीज यहाँ पे आपको करनी है वापस से। गिवन मास है यहाँ पे हमारा क्या, गिवन मास है हमारे पास यहाँ पे 8। तो देखो यहाँ पे गिवन मास क्या हो गया 8। फिर हमें यहाँ पे मोलर मास निकालना पड़ेगा O2 का, हमें पता है O का कितना होता है यहाँ पे 16 होता है। तो O2 का कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा। तो 8/32 और इंटू एवोगाड्रो नंबर कर दोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, ये सब चाहिए। तो उस केस में आपका सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, याद रख लेना यहाँ पे ये क्या है, सेम ही फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे हो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे भी आपका इसी फॉर्मूले पे आप आंसर रखोगे, सेम ही आंसर आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, मतलब सेम नहीं, मतलब वही उसी से आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड में आपको क्या पूछ रखा है, यहाँ पे थर्ड आपसे बोल रहा है कि 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम नंबर फ्रॉम गिवन मोल्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 0.1 मोल आपको बेसिकली यहाँ पे दे रखा है, और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो यहाँ पे वही सेम चीज हो जाएगी वापस से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। वहां पे आपको मास दे रखा था, ठीक है, पर यहाँ पे आपको मोल्स दे रखा है। तो जब आपको यहाँ पे मास दे रखा है तो उस केस में आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करोगे। जब आपको मोल दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, जहाँ पे मोल्स आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे ये ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी चीजें, दोनों सिंपल फॉर्मूले हैं यहाँ पे पूरे। आप देखोगे यहाँ पे आपने जो एग्जांपल्स किए, तो यहाँ पे बेसिकली बस दो ही तीन फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज हुए हैं। एक आपका यही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, और लास्ट वाला है आपका यहाँ पे एटम निकालने के जब आपके पास मोल दे रखा हो, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आप यहाँ पे डिफरेंस क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जब आपके पास मोल दे रखा हो तो आप यहाँ पे ये थर्ड वाला, ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, ये वाला। जब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे हैं, ठीक है, मास दे रखा है, तो उस केस में आप यहाँ पे ये वाला यूज करोगे। ठीक है, फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर से सब कुछ डिस्कस कर लिया, और लास्ट में तो ये आपकी समरी है जो हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ पे आप ये सब पढ़ लेना। ठीक है, पर हमने ये सब डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना ये वाला चैप्टर कम्प्लीटली थ्योरी वाइज कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस इससे रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे पीवाईक्यूज आए हैं वो सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको जो याद रखनी है ना इंपॉर्टेंट चीजें, वो आपका पहला तो होने वाला है वही फॉर्मूलेस। ठीक है, फिर आप केमिकल फॉर्मूले आप कैसे बनाते हो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, बाकी तो आपका यहाँ पे फर्स्ट टू चैप्टर से थोड़ा इंटरकनेक्टेड है, तो आप इजीली कर लोगे, या फिर जो आपके आने वाले चैप्टर है उससे इंटरकनेक्टेड है। तो एटॉमिक मास आपका यहाँ पे जो जो टेबल दे रखे हैं ना स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर आपके चैप्टर में, वो सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ हमने यहाँ पे अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया यहाँ पे साइंस की आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी का। अगर कोई भी आपको यहाँ पे डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। साथ ही साथ आपने अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, और वीडियो अगर आपको जैसा भी लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। अगर आप कोई सजेशन देना चाह रहे हो वीडियो से भी रिलेटेड तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे तो उतना ज़्यादा यहाँ पे दूसरे लोगों की भी यहाँ पे हेल्प हो पाएगी। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है इसको इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी की क्या वैल्यू है। ठीक है, आपके यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो यहाँ पे अपने थर्ड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू करेंगे थर्ड चैप्टर से रिलेटेड। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे आगे फोर्थ चैप्टर अपना यहाँ पे शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।